संरचनात्मक यथार्थवाद या फिर नव यथार्थवाद। देखिए, जो नया यथार्थवाद है उसको कई बार संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद कहा जाता है। तो कभी कभी आपका कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नव यथार्थवाद, कहीं कहीं पर आप पाओगे संरचनात्मक यथार्थवाद। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके अलावा इसे समकालीन यथार्थवाद भी कहते हैं। मतलब आज का टाइम पे जो आधुनिक यथार्थवाद है, नया है तो आधुनिक है काफ़ी, तो इसे आधुनिक यथार्थवाद भी कहते हैं। समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद को नव यथार्थवाद या संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यथार्थवाद भी कहा जाता है। इसका उदय 1980 के दशक में केनेथ वॉल्टर्स यानी कि केनेथ वॉल्ट्स के प्रभाव में हुआ। चाहे नव उपनिवेशवादी शक्ति की प्राथमिकता और उसके महत्व को स्वीकार करते हैं, फिर भी वे सभी घटनाओं का वर्णन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के अनुसार करते हैं, न कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। देखिए दोस्तों, अब ये नव यथार्थवाद है, ये इसकी जो प्रमुख जो प्रवक्ता हैं वो केनेथ वॉल्टर्स हैं। वॉल्ट्स कहते हैं या वॉल्टर्स कह लो। तो जो केनेथ वॉल्ट्स हैं ये इसके प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। जैसे कि जो पुराना जो यथार्थवाद था, जो यथार्थवाद जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि उसके प्रमुख जो प्रवक्ता थे, जो जो जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी यथार्थवाद को देने में, वो मॉर्गेनथाउ थे। तो मॉर्गेनथाउ वहाँ यथार्थवाद में प्रमुख थे, और यहाँ पर जो नया यथार्थवाद है इसमें केनेथ वॉल्ट्स जो हैं वो प्रमुख हैं। उन्हीं ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा ये जो नया यथार्थवाद है वो दिया गया है। नए यथार्थवाद में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो केनेथ वॉल्टर्स हैं वो संरचनात्मक यथार्थवाद के रूप में इसके प्रवक्ता हैं, और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उस पर ध्यान दिया जाता है। देखो, जो यथार्थवाद था, जो नॉर्मली जो रियलिज्म था, उसमें क्या था, उसमें स्टेट की बात की जाती थी। नॉर्मली कहा जाता था कि जो स्टेट है उसका वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे राज्यों के साथ या देशों के साथ। तो वहाँ पर एक स्टेट को अहमियत दी जाती थी। बट यहाँ पर स्टेट को अहमियत दी जाती है, ठीक है, बट यहाँ पर जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाती है तो यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम पर ध्यान दिया जाता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कैसी है। तो जो केनेथ वॉल्टर्स का जो नया यथार्थवाद है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्टेट की बजाय। देखा जाता है कि भाई देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो कैसी है, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो कैसी है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्टेट के पर ध्यान देने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आगे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। नव यथार्थवादी विचारकों के अनुसार राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण के द्वारा वे विश्व राजनीति के विविध आयामों या नियमों का वर्णन करते हैं। उनका विश्वास है कि इसकी व्याख्या केवल राष्ट्र हितों अथवा राज्यों की नीतियों के अनुसार नहीं की जा सकती है। देखिए दोस्तों, ये जो नया यथार्थवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। देखो, जो यथार्थवाद था वो मानता था कि युद्ध होते हैं या शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, जो स्टेट हैं उन्हें अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए और स्टेट ही प्रमुख हैं, स्टेट का जो राष्ट्रहित है वही सब कुछ है। ये यथार्थवाद ऐसी बातें करता था। नव यथार्थवाद पूरी तरह तो अलग नहीं है, बट यहाँ पर जो मेजर जो डिफरेंस है दोनों ही यथार्थवाद में, नए और पुराने में, वो ये है कि जो नया यथार्थवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देता है। वो कहता है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझ जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम काफ़ी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो यथार्थवाद वगैरह है, नव यथार्थ हैं, ये एक सिद्धांत है। तो सिद्धांत मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि सिद्धांत में पहले आपको समझाया जाता है कि ये जो चीज़ है वो ऐसी ऐसी है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और फिर आपको फिर उसमें सलाह दी जाती है कि जब ये वाली चीज़ें ऐसी ऐसी हैं तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। जो यथार्थवाद था वो कहता था कि देखो, जितने भी स्टेट हैं वो आपस में संघर्ष करते हैं, इसलिए
अब तुम जो भी स्टेट है उसे अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो पहले वो समझाता था कि वर्ल्ड में क्या है कि सभी राज्य एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, विस्तारवादी नीति होती है सबकी, इसलिए सभी को सलाह देता था यथार्थवाद की सभी को शक्ति अर्जित करने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये यथार्थवाद ऐसा ऐसा कह रहा था। बट जो नया यथार्थवाद है वो कहता है कि स्टेट ही सब कुछ नहीं होता, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने डिसीज़न लेना चाहते हैं, हमारा डिसीज़न कैसा हो किसी भी स्टेट का, या कोई स्टेट कैसा बिहेवियर रखता है किसी भी सिचुएशन में, अगर इन सभी चीज़ों को समझना है तो नव यथार्थवाद कहता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। देखो दोस्तों, ये नव यथार्थवाद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया का जो बिहेवियर है अमेरिका के प्रति, रशिया के प्रति, वो कैसा है। अगर हम इसे नव यथार्थवाद के अकॉर्डिंग देखें तो नव यथार्थवाद कहता है कि पहले आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझें। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जो भारत का पड़ोसी देश चीन है वो काफ़ी ताकतवर है और उसने भारत पर पहले इतिहास में आक्रमण भी कर रखा है, और आज के टाइम पर हम देखते हैं कि वो काफ़ी शक्तिशाली है। पैसे के मामले में भी वो भारत से आगे है, सैन्य क्षमता भी उसकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी विश्व व्यवस्था है जिसमें चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, और वो इतना शक्तिशाली हो रहा है कि आने वाले समय में जो अमेरिका है वो भी इस डर में है कि कहीं वो अमेरिका को पूरी तरह टक्कर ना दे दे। इसीलिए व्यवस्था ऐसी है कि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। अभी अभी ही अमेरिका चाइना को कम से कम, मतलब चाइना को चाहता है कि वो बेकार स्थिति में आ जाए, अमेरिका ये चाहता है। और भारत को भी अमेरिका का साथ की आवश्यकता है, और ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भी चाहता है कि भारत हमारे साथ आए। तो भारत और जो अमेरिका है यूएसए, दोनों के जो हित हैं, जो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी मिल रहा है। इसके अलावा जो आतंकवाद का मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब दोनों ही देशों को आतंकवाद ने प्रभावित किया है, तो दोनों ही देश इस मुद्दे पर भी एकजुट हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो व्यवस्था है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है, उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसको लेकर अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, दोनों के रिलेशन इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय, तो नव यथार्थवादी यही कह रहे हैं कि भाई देखो, आप इंटरनेशनल रिलेशन को देखो, इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसको देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट होते हैं वो व्यवहार करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो भारत और अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे? उसका एक कारण ये था कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो शीत युद्ध का दौर की सिचुएशन थी। उस समय जो विश्व था वो दो गुटों में बटा हुआ था। बट आज तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बदल चुकी है। आज अमेरिका ही एकमात्र सबसे शक्तिशाली देश है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है तो अमेरिका है। तो आज जो सिचुएशन है वो अलग है, आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अलग है, और आज की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही इंडिया और भारत के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ समझ में आया होगा आपको कि नव यथार्थवादी यही कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेट को व्यवहार करना चाहिए, और स्टेट उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। तो एक तरह से ये फॉरेन पॉलिसी जो बनाते हैं उसके लिए ये भी एक आधार देता है नव यथार्थवाद, कि आपको इंटरनेशनल जो सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो रहा है। पारंपरिक यथार्थवादी जहां युद्ध के कारणों की मानव प्रकृति से उत्पन्न मानते थे, युद्ध के कारणों को मानव प्रकृति से उत्पन्न मानते थे, वहीं नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। उनका कहना है कि विश्व समुदाय के हितों की रक्षा करने तथा नियमों को लागू करने के लिए किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव उत्तरदायी है। अन्य शब्दों में, मानव स्वभाव, मानव प्रकृति नहीं, बल्कि अराजक व्यवस्था के कारण भय, शंका, द्वेष तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में असुरक्षा जन्म लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो परंपरागत जो
यथार्थवादी थे, जो पुराने यथार्थवादी थे, जो यथार्थवाद का जो सिद्धांत था, वो युद्ध के कारण को मानव स्वभाव में मानता था। वो कहता था कि जो मानव का स्वभाव है वो ही कुछ ऐसा है कि युद्ध होते हैं। मानव का स्वभाव मैंने उसमें पढ़ाया था, जो यथार्थवाद का टॉपिक था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि यथार्थवादी कहते हैं कि मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो शक्ति के लिए हमेशा शक्ति चाहता है, सत्ता हासिल करना चाहता है, और जैसा स्वभाव मानव का होगा वैसा ही स्टेट का होगा। तो इसी तरह स्टेट हमेशा शक्ति पाने की कोशिश करते हैं, सर्वोच्च बनने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण से युद्ध वगैरह होते हैं। तो यथार्थवादी जो थे वो ऐसा मानते थे। बट जो नव यथार्थवादी हैं वो कहते हैं कि ये जो युद्ध वगैरह होते हैं या जो इतनी अशांति बनी हुई है, उसका कारण है कि विश्व में अराजकतावादी स्थिति है। अब यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ही बताते हैं। ये कहते हैं कि विश्व की जो स्थिति है, विश्व व्यवस्था जो है वो अराजकतावाद का मतलब आपको पता होना चाहिए। अराजकतावादी का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कि कोई भी सर्वोच्च शक्ति नहीं है जो सबको कंट्रोल करे। देखो दोस्तों, अराजकतावाद का मतलब होता है कि मान लो पूरा विश्व है, तो पूरे विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सके, या अगर कोई गलत करता है तो उसको दंड दे सके। मतलब है कि सब अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं सब, और सब एक दूसरे से लड़ाई का व्यवहार कह लो, या कभी कोई दूसरे पर आक्रमण कर दे रहा है। तो यहाँ पर अराजकतावादी स्थिति है, जो जिसका मन कर रहा है वैसा स्टेट व्यवहार करते हैं, और यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई भी केंद्रीय संगठन या व्यवस्था नहीं है जो इन देशों के व्यवहार पर अंकुश लगाए। अब इसे समझिए, जैसे कि क्लास होती है। अब आप अपनी क्लास में बैठे हैं, आप आपका टीचर है, आपको पढ़ा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर आप कुछ गलत करते हैं या आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो टीचर आपको पनिशमेंट देगा। तो यहाँ पर एक जो सर्वोच्च इंसान है वो है आपका टीचर। वो आपको, उसके पास ये अधिकार है कि वो आपको पनिश कर सकता है, और पूरी क्लास को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उसकी है। तो यहाँ पर अराजकतावादी स्थिति नहीं थी। इस एग्जाम्पल में जो मैंने एक क्लास का एग्जाम्पल दिया, इसमें अराजकतावादी स्थिति नहीं थी। बट अगर टीचर चला जाए, अब टीचर चला जाए, मॉनिटर भी नहीं है कोई क्लास का, और कहा जाए कि अब आपका कोई टीचर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अपना अधिकार है और कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो क्या होगा? नॉर्मली देख लो, अभी क्लास में टीचर नहीं है, कोई भी एक गवर्नमेंट स्कूल ले लो, कोई सा भी ले लो आप, तो क्या होगा? तो अगर कोई अथॉरिटी नहीं है, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, और कहा गया है कि आप लोग किसी भी चीज़ से बंधे हुए नहीं हो, आपको कह दिया कि आप अगर कुछ भी करते हो तो आपको कुछ फ़ाइन वगैरह नहीं भरना पड़ेगा, ऐसी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि वो कोई आपसे फ़ाइन ले सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई वैधता प्राप्त व्यक्ति नहीं है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अशांति बनी रहेगी उस क्लास में, जब तक एक लेजिटिमेट कोई टीचर ना आए, या कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जिस पर सब विश्वास करें या जिसे सब माने, और उसकी जिम्मेदारी हो पूरी क्लास को कंट्रोल करने की। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना आए तब तक वो क्लास कंट्रोल नहीं की जा सकती, वहाँ पर अशांति बनी रहेगी। तो जो नव यथार्थवादी हैं वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि वर्ल्ड में ऐसी कोई पावर नहीं है जो सबको कंट्रोल कर सके। मतलब ऐसी कोई पावर नहीं है जिसे सभी लोग स्वीकार करें, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसे सभी लोग माने, जिसके आदेश को, और इसी कारण से विश्व में अशांति बनी हुई है। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, बट हकीकत में हम सभी जानते हैं, हालांकि यूनाइटेड नेशन का बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूं कि उसकी कितनी अच्छाइयाँ रही हैं, तो मैं बहुत सारी अच्छाइयाँ भी बता सकता हूं। बट यहाँ पर अगर हम युद्ध वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जब अमेरिका ने इराक में युद्ध छेड़ा था, अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा था, तो कई सारे देशों ने उसका विरोध किया, बट यूएन ने क्या किया? यूएन ने कुछ भी नहीं किया। तो हकीकत है ये कि विश्व में कोई एक ऐसा संगठन नहीं है जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर सके, और कोई अगर देश गलत करता है तो उसको पनिश कर सके। अगर देख लो, ये जो 5 कंट्री हैं, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया, इन 5 कंट्रीज में से अगर कोई कुछ गलत कर देता है तो ये लोग क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं। ये लोग अगर कोई प्रतिबंध भी लगाते हैं, कड़ा प्रतिबंध, तो वो छोटे देशों पर ही लागू हो पाता है सही से। तो सिंपल है, जो नव यथार्थवादी हैं वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इम्पॉर्टेंट है, और वो कहते हैं कि विश्व में जो अशांति, असुरक्षा बनी हुई है, उसका एक कारण सबसे बड़ा वो है, ये है कि विश्व जो है वो अराजकतावादी है। विश्व में कोई सुप्रीम पावर नहीं है, कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं है।
नव यथार्थवादियों का कहना है कि चाहे विभिन्न राज्यों के पारंपरिक संबंध कितने ही मैत्रीपूर्ण क्यों न हों, उनमें कभी न कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाते हैं। इस प्रकार के संरचनात्मक या नव यथार्थवाद को प्रायः केनेथ वॉल्टर्स की पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, नव यथार्थवाद यही मानते हैं कि कोई भी देश आपस में कभी बहुत लंबे समय तक मित्र नहीं रह सकते। उनके बीच कोई ना कोई संघर्ष पैदा हो ही जाता है बीच में। तो ये जो विचार था वो केनेथ वॉल्टर्स प्रमुख रहे हैं। ये नव यथार्थवाद का जो ये विचार रहा है, जैसे कि कभी ना कभी देश में मतभेद होता है, संघर्ष होता है, भले ही वो कितने अच्छे दोस्त क्यों ना हो, ऐसे जो ये विचार हैं वो केनेथ वॉल्टर्स की पुस्तक में ढूंढा गया था। तो इन्हीं सब कारणों से केनेथ वॉल्टर्स को काफ़ी प्रमुख माना जाता है, नव यथार्थवाद के प्रवक्ता के रूप में इन्हें माना जाता है। वॉल्ट्स के विचारों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वॉल्ट्स का यह स्पष्ट मत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का राज्यों के व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार अराजकता के कारण युद्ध को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौते असंभव हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वही है जो मैंने आपको थोड़ा पहले बताया, वही चीज़ है कि वॉल्टर्स के यही विचार हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, इंटरनेशनल सिस्टम जैसा होगा, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे। जैसे बताया था कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था और आज का एक दौर चल रहा है, तो दोनों ही इंटरनेशनल सिस्टम में अंतर है। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था और भारत और यूएसए के रिलेशन बहुत ख़राब थे। बट अब देखते हैं हम, तो विश्व में जो स्थिति है वो बदल चुकी है। अब यूएसएसआर खत्म हो गया है, शीत युद्ध का अंत हो चुका है, आतंकवाद का उदय हुआ है, जिस कारण से हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसमें भारत और अमेरिका काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, काफ़ी साथ में आ रहे हैं। तो यही कह रहे हैं नव यथार्थवादी, ये जो केनेथ वॉल्टर्स हैं, ये यही विचार दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का देशों के संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। केनेथ वॉल्ट्स के अनुसार अराजकता के कारण युद्ध को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौते असंभव हो जाते हैं। मतलब यही है कि देखो, जो केनेथ वॉल्टर्स हैं वो कहते हैं, या जो नव यथार्थवादी हैं उनका मानना है कि विश्व में अराजकता की स्थिति है। अराजकता मतलब कि कोई ऐसा केंद्रीय संगठन नहीं है जो कि विश्व को कंट्रोल करे। विश्व में अगर कोई देश गलत करता है तो उसको पनिशमेंट दे। तो इन सभी के कारण जो समझौते हैं, अच्छे जो सहयोग वाले जो समझौते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। इसका एक उदाहरण अगर मैं दूं तो जैसे कि अभी शिमला समझौता हुआ था 1971 में, जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उसके बाद शिमला समझौता किया गया था। बट फिर क्या हुआ, उस समझौते को पाकिस्तान के द्वारा, मतलब जो भी नियम थे उसको उस समय तो स्वीकार किया गया, बट उसने कभी भी उन नियमों का पालन नहीं किया। तो इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब यही है कि अगर कोई केंद्रीय संगठन होता तो वो पाकिस्तान को डांटता, उसको पनिश करता कि भाई तुमने ये नियम क्यों तोड़े। बट ऐसा कोई केंद्रीय संगठन नहीं है, इसलिए जो समझौते होते हैं उनका वो सही से नहीं हो पाते, कोई सहयोगात्मक समझौता नहीं हो पाता अराजकता की स्थिति में। अराजकता से अभिप्राय यह है कि संप्रभु राज्यों के ऊपर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि उनके मध्य शांति स्थापित करवा सके। अब बता रहे हैं यहाँ पर अराजकता का मतलब, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है आपको अराजकता की मीनिंग। कि अराजकता या एनार्किकल जो सिचुएशन होती है उसका मतलब ये है कि जो राज्य हैं उनसे ऊपर कोई नहीं है, अपने आप में सभी सब कुछ हैं। भारत अपने आप में सब कुछ है, कोई भारत से ऊपर नहीं है। अमेरिका अपने आप में सब कुछ है। तो अगर जैसे कि नॉर्थ कोरिया ले लो, एक छोटा सा देश है, इकोनॉमिकली देखें तो गरीब है, बट फिर भी वो अमेरिका को टक्कर दे देता है। क्यों? क्योंकि एनार्किकल सिचुएशन है, अराजकतावादी स्थिति है, कोई किसी से कम नहीं। इस स्थिति को प्रायः युद्ध की स्थिति का पर्याय मान लिया जाता है। ये जो अराजकता की स्थिति है इसे नॉर्मली युद्ध की स्थिति ही माना जाता है। युद्ध की स्थिति की बात करते समय संरचनात्मक यथार्थवादी यानी कि नव यथार्थवादी यह नहीं कहना चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े पैमाने पर युद्ध निरंतर ही होते हैं। बट हाँ, ये है कि ये जो नव यथार्थवादी हैं, संरचनात्मक यथार्थवादी, ये तो नहीं कहते कि यह युद्ध हमेशा होते रहते हैं, ये नहीं कहते।
ये कहते हैं कि युद्ध की संभावना रहती है, युद्ध हो सकते हैं, बट ये नहीं कि हमेशा होते रहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं ये। वास्तव में इस बात की संभावना बराबर रहती है कि कोई भी राज्य कभी भी युद्ध का सहारा ले सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि अराजक परिवेश में युद्ध की संभावना सदैव रहती है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि चाहे राज्यों के नेतागण शांति के कितने भी इच्छुक हों, यह व्यवस्था राज्यों को युद्ध के लिए प्रेरित कर देती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा यथार्थवादी कहते थे, अब कुछ कुछ वैसा नव यथार्थवादी भी कहते हैं। पूरी तरह अलग नहीं है ये, यथार्थवाद के बाद ही ये नव यथार्थवाद आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नव यथार्थवाद पूरी तरह यथार्थवाद से अलग होगा। अब यहाँ पर ये यही कह रहा है कि युद्ध की संभावना बनी रहती है, और थोड़ा थोड़ा यथार्थवाद में भी हमने पढ़ा था युद्ध के बारे में। तो नव यथार्थवादी, संरचनात्मक यथार्थवादी यही मानते हैं कि हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती है, भले ही दो देशों के जो नेता हैं या कितने ही देशों के नेता दोस्ती की बात करें, मित्रता की बात करें, सहयोग की बात करें, बट युद्ध की संभावना बनी रहती है। सबसे अच्छा उदाहरण इंडिया पाकिस्तान दोबारा से है, वो इसलिए कि जब लाहौर बस सेवा शुरू की गई थी तो जो दोनों ही देशों के नेता थे वो आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, बट फिर क्या देखा गया, उसके कुछ ही समय बाद, कुछ सही से साल भी नहीं बीता था और फिर 1999 में कारगिल वॉर शुरू हो जाती है। नव यथार्थवादियों का विश्वास है कि सरकार का रूप चाहे लोकतांत्रिक हो अथवा समग्रवादी यानी कि तानाशाही हो, या नेतृत्व का व्यक्तित्व कैसा है, इन बातों का महत्व युद्ध की संभावना के संदर्भ में कम है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि युद्ध तो अराजकता की स्थिति के कारण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो नव यथार्थवादी हैं, इनका मानना है कि चाहे किसी भी देश का, किसी भी राज्य का शासन लोकतांत्रिक हो या तानाशाही हो, सत्तावादी शासन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। युद्ध तो होना तय है, वो भी इसलिए क्योंकि अराजकता की स्थिति होती है, और अराजकता की स्थिति में युद्ध होने की जो संभावना है वो अधिक होती है। तो लोकतांत्रिक शासन हो कहीं पर या तानाशाही शासन, ये मैटर नहीं करता है। अगर अराजकता की स्थिति है विश्व में तो युद्ध की संभावना ज़्यादा ही रहेगी, ये नव यथार्थवादी मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था नव यथार्थवाद। देखो, नव यथार्थवाद हमने बहुत अच्छे से समझा। यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक नव यथार्थवाद यानी कि संरचनात्मक यथार्थवाद समझ में आ गया होगा। इसमें हमने प्रमुख रूप से केनेथ वॉल्ट्स के विचारों को जाना, और हमने माना कि जो केनेथ वॉल्ट्स हैं उनको इसके प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। और यथार्थवाद का जो मुख्य प्रवक्ता जिसे हम मानते हैं वो है मॉर्गेनथाउ। देखिए दोस्तों, सिर्फ मॉर्गेनथाउ ही नहीं और सिर्फ ये केनेथ वॉल्टर्स ही नहीं, जो यथार्थवाद है या नव यथार्थवाद है उसमें कई और विचारकों का भी योगदान रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक के साथ, नव यथार्थवाद को समझने के साथ ही हमारा जो चैप्टर था यथार्थवाद का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और यथार्थवाद, ये पूरी तरह खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।